हेलो दोस्तों, अडानी ग्रुप देश के सबसे बड़े पावरफुल बिजनेसेस में से एक है। अडानी ग्रुप देश के बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर में नई इबारत लिखने जा रहा है। इसके साथ ही भारत की इकोनॉमी में भी अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इंटरनेशनली इन्हें इंडियन पोर्ट्स को बदल के रख दिया है। A mega transshipment port in the Andaman and Nicobar Islands estimated to cost $5 billion. और अब केरला की राज्य सरकार और भारत सरकार अडानी ग्रुप के साथ मिलकर डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रही है। The Adani Port or the Vizhinjam Port, it promises to be a game changer for India. और ये प्रोजेक्ट केरला के विजिंजम में है। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसकी लागत लगभग 7,600 करोड़ से भी ज्यादा है। और एक बार ये बन जाए तो ये अकेला ही भारत के ट्रेडर्स का एक्सपोर्ट कॉस्ट तो घटाएगा ही, साथ में प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में लगने वाले समय को भी बचाएगा। और सबसे जरूरी ये भारत को दुनिया के दिग्गज माने जाने वाले बंदरगाहों के स्टैंडर्ड के बराबर लाकर खड़ा कर देगा, जिसमें सिंगापुर, कोलंबो और दुबई के आइकॉनिक जबेल अली पोर्ट भी शामिल है। तो आज के इस एपिसोड में हम भारत की पोर्ट इंडस्ट्री को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या है और भारत को इसकी जरूरत क्यों है और ये भारत के ट्रेडर्स को कैसे हेल्प करेगा, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से इंडियन इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह क्या होता है और ये एक साधारण बंदरगाह से अलग कैसे है। मान लेते हैं कि मुंबई के किसी ट्रेडर को 2000 बाइक्स जर्मनी भेजनी है, तो मुंबई का ट्रेडर एक शिपिंग कंपनी के पास जाएगा, जहां से बाइक्स दो तरीके से जर्मनी पहुंच सकती है। पहला तरीका है डायरेक्ट सर्विस, जिसमें बाइक्स को मीडियम साइज के जहाज में मुंबई से जर्मनी स्विस कैनाल से होते हुए भेजा जाएगा, पर इस जहाज को बहुत सी जगहों पर फ्यूल भरवाने के लिए रुकना पड़ता है, जैसे कि जबेल अली बंदरगाह और जिब्राल्टर बंदरगाह। तो इस तरीके को ही डायरेक्ट सर्विस कहा जाता है। दूसरा तरीका है ट्रांसशिपमेंट सर्विस का, जिसमें माल को छोटे जहाजों में मुंबई से दुबई के जबेल अली बंदरगाह पर भेजा जाएगा, जहां पर माल को एक बड़े जहाज में ट्रांसफर करके जर्मनी भेजा जाएगा। इस तरह से ये बड़ा जहाज छोटे जहाजों से आए हुए सामानों को एक साथ जर्मनी ले जाएगा। इस केस में जबेल अली बंदरगाह ट्रांसशिपमेंट के लिए एक सेंटर का काम करता है। अब देखा जाए तो इस केस में भेजे गए सामान को एक जगह एक्स्ट्रा रुकना पड़ रहा है, फिर भी यह प्रोसेस माल को भेजने में आने वाली लागत को कम करती है और इससे ट्रेडर्स को बहुत फायदा होता है। एक बड़े जहाज की कॉस्ट जिसमें 10,000 कंटेनर्स आ सकते हैं, एक 4,000 कंटेनर वाले छोटे जहाज से 30% कम आती है, और इसलिए ट्रांसशिपमेंट के लिए बने सेंटर ट्रेडिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दुनिया में बने प्रमुख ट्रांसशिपमेंट सेंटर की बात करें तो वो सिंगापुर, शंघाई, बुसान और दुबई में बने हुए हैं। यहाँ तक कि सिर्फ चाइना में ही 6 से ज्यादा ट्रांसशिपमेंट सेंटर बने हुए हैं, जबकि भारत में हमारे पास एक भी ट्रांसशिपमेंट सेंटर नहीं है। और इसलिए ही हमारे देश के 62% माल को ले जाने का काम दूसरे बंदरगाहों जैसे कोलंबो, सिंगापुर और जबेल अली द्वारा संभाला जाता है। कोलंबो अकेला ही भारत के 16% ट्रांसशिपमेंट की चीजों को संभालता है, यानी कि जब भी सामान विदेश से भारत आएगा तो पहले वो कोलंबो बंदरगाह रुकेगा और उसके बाद छोटे जहाजों से भारत में आएगा। अब भले ही सामान भारत आ रहा है, पर इसकी ट्रांसशिपमेंट के लिए हमें कोलंबो के बंदरगाह पर निर्भर होना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के बंदरगाह के पास वो क्षमता ही नहीं है जहां पर बड़े जहाजों को रोका जा सके, और इसलिए हमें हमारी ही चीजों के लिए बाहरी बंदरगाह पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन क्या 7,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को बनाना जरूरी है, जबकि पहले से ही सिंगापुर और कोलंबो जैसे बहुत सारे ट्रांसशिपमेंट सेंटर बने हुए हैं? क्या ये पैसों की बर्बादी नहीं है? तो फिर भारत को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की जरूरत क्या है? इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण है कॉस्ट। जब हम दूसरे देश के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को इस्तेमाल करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चुकाना पड़ता है और हर एक कंटेनर पर $200 चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से भारत के बंदरगाह को हर साल 2,200 से $220 मिलियन का नुकसान होता है। तो अगर ट्रांसशिपमेंट सेंटर भारत में बनेगा तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हर साल 1,000 करोड़ की बचत हो पाएगी। दूसरा कारण है निर्भरता। बजाय दूसरे देशों पर ट्रांसशिपमेंट सर्विस के लिए निर्भर होने से अच्छा है कि भारत दूसरे देशों को यही ट्रांसशिपमेंट की सर्विस प्रोवाइड करा सके, ताकि डॉलर्स खर्चने के बजाय हम डॉलर्स में कमा सकें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर कभी श्रीलंका या सिंगापुर जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते बिगड़ते भी हैं, तो ऐसे में भारत का व्यापार खतरे में पड़ सकता है। और अगर हम मान भी ले कि श्रीलंका से भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे ही बने रहेंगे, तो भी चाइना की बेल्ट और रोड की जो पहल है वो सुरक्षा के लिहाज से हमेशा खतरा बनी रहेगी। अब इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, जिसमें शिवकाशी के बारे में बताया गया है, जो भारत में 90 से 95% पटाखे बनाते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में बनने वाले पटाखों की विदेशों में एक अच्छी पहचान बनी हुई है, खास करके उन पटाखों की जो शिवकाशी द्वारा बनाए जाते हैं, और इनके पास बहुत से ऑर्डर रशिया और पोलैंड जैसे देशों से आते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत बस एक है, इनके द्वारा बनाया गया माल सीधा रशिया पोलैंड नहीं भेजा जा सकता।
इसको कोलंबो से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बंदरगाह नहीं है जहां से बड़े जहाजों को भेजा जा सके। इसलिए हमें छोटे जहाज इस्तेमाल करके उन पटाखों को कोलंबो भेजना पड़ता है, जहां से वो बड़े जहाज से बाहर बाजारों में जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ये जो बड़े जहाज है वो चाइना के होते हैं, जो भारत के बने पटाखों को ले जाने से मना कर देते हैं। और ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि चाइना का खुद का 45,000 करोड़ का पटाखों का मार्केट है। विदेशी बाजारों में बाहरी अवसर होने के बाद भी हम इन मौकों का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खुद के ट्रांसशिपमेंट सेंटर नहीं है। तो यही कारण है कि केरल की राज्य सरकार, भारत सरकार और अडानी ग्रुप साथ में आके भारत के लिए ट्रांसशिपमेंट सेंटर बना रहे हैं। अब एक और सवाल मन में जरूर आता है, हम जीएनपीडी बंदरगाह या मुंद्रा बंदरगाह को ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि नया ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनाना हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तो हम पहले से बने हुए बंदरगाह का इस्तेमाल उनको ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बना के क्यों नहीं कर रहे? तो आखिर विसिंजम बंदरगाह में ऐसा क्या खास है कि हम केवल इसको ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में बदलना चाहते हैं? वो इसलिए खास है क्योंकि जो वर्ल्ड में सबसे जरूरी कम्युनिकेशन सी लाइन है, जो ईस्ट को वेस्ट से जोड़ती है, वो साउथ इंडिया के नीचे से होकर गुजरती है। और इस बंदरगाह की लोकेशन को भी देखा जाए तो ये इंटरनेशनल शिपिंग रोड से केवल 10 न्यूटिकल माइल्स ही दूर है, जो यूरोप, पर्शियन गल्फ और दूर के ईस्ट को जोड़ती है, जहां दुनिया का 30% का व्यापार होता है। तो इस जहाज को बिना ज्यादा मुड़े अपनी जगह से जल्दी निकलने में आसानी होगी। तो इसी वजह से विसिंजम के पास विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के साथ मुकाबला करने की अपार संभावना है। साथ ही इस बंदरगाह की गहराई इतनी परफेक्ट है कि बड़े जहाजों को आसानी से रोका जा सकता है। जितना गहरा बंदरगाह होता है उतना ही बड़ा जहाज अपनी जगह बना पाएगा। और भारत के बंदरगाहों की यही समस्या रही है कि वो इतने गहरे नहीं हैं। जो बड़े जहाज होते हैं उनकी कैपेसिटी 1400 से 1800 कंटेनर की होती है। अगर चेन्नई पोर्ट को भी देखें तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5000 कंटेनर कैपेसिटी के जहाजों को ही हैंडल किया जा सकता है। कोचीन 4500 कंटेनर वाले जहाज को हैंडल कर सकता है। मुंद्रा 8000 और जीएनपीडी मुंबई केवल 6500 कंटेनर के जहाज को ही हैंडल कर सकता है। और आने वाले 10 सालों में जहाजों की एवरेज कैपेसिटी 12000 से 15000 TEU की हो जाएगी। तो अगर हम अपने बंदरगाह को और बेहतर नहीं बनाएंगे तो हमारे बंदरगाह किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए विसिंजम दुनिया के कुछ बड़े जहाजों के लिए एकदम परफेक्ट है। और अभी के लिए बड़े जहाजों ने भारत को नजरअंदाज करके रखा है और सुविधाओं के चलते उनका कोलंबो, दुबई और सिंगापुर में रुकना होता है। पर अब भारत में विसिंजम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने जा रहा है। 20,000 से 24,000 कंटेनर कैपेसिटी के 400 मीटर तक के बड़े जहाजों को आसानी से हैंडल कर सकता है। इसलिए विसिंजम ट्रांसशिपमेंट सेंटर के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।